हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप पॉलिटी के और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के भी कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट डिलेइंग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के बारे में कि ये है क्या। तो ये आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन आर्टिकल 14 जो कहता है आर्टिकल 14 में ये लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि समानता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 के अंडर ये है कि कानून के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि का समान संरक्षण से। प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, रूल ब्रेकिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। ओके, सो एंड this much also, this article says any state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India। ये कहता है कि राज्य, जो हमारे राज्य हैं, वो किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि का जो समान संरक्षण है वो उनसे वो वंचित नहीं करेगा। इन दोनों चीज़ों से, दो चीज़ कौन से? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। स्टेट के पास ये कोई अधिकार नहीं है। दे कांट डिमिनिश द राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में कहीं भी कोई भी राज्य इस तरह का स्टेप नहीं उठा सकता, क्योंकि उनका हक है, ये हमारा हक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनके राइट्स हैं क्या एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो उन्हें भी देखना चाहिए जो इस चीज़ के लिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो या ना करते हो, या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है। एंड दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सनस वेदर दे आर फॉरेनर और इंडियन सिटीजन। तो ये जो कानून है हमारे देश में, ये हमारे देश के नागरिकों के लिए तो है ही, साथ ही साथ ये विदेशियों के लिए भी, जो विदेशी होते हैं जो हमारे देश में रहते हैं उनके लिए भी है, उनके लिए भी ये राइट है। क्योंकि आप अगर कोई बाहर देश से आया है और उसके साथ आपने किसी भी तरह का कानूनी दाव पेच लगा के उसके साथ अनजस्ट किया है, अन्याय किया है आपने, तो मतलब वो उसके पास राइट है। ओके, ही में परस्यू आर कोर्ट। सो ये है। और यहाँ पे एक टर्म देखा आपने कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अब ये पर्सन ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, पर्सन्स में लीगल पर्सन्स आते हैं एंड स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज में मतलब रजिस्टर्ड कंपनीज हो गए एंड रजिस्टर्ड कमिटीज जो होते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी अन्य तरह का जो लीगल व्यक्ति सम्मिलित रहता है, उन सब के पास ये राइट्स हैं। आई होप राइट टू इक्वालिटी आप समझें। आपको मैं बता दूं कि राइट टू इक्वालिटी में इसके आर्टिकल 14 के अलावा जो है वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18, ये सारे के सारे राइट टू इक्वालिटी के अंडर ही आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आपसे कोई ये पूछे कि क्या आर्टिकल 14 सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, तो आंसर विल बी नो। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब राइट टू इक्वालिटी मैंने बताया कि यहाँ पे दो टर्म हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इन दोनों को समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है एक्चुअली में। ओके, सो लेट अस सी व्हाट ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेट्स नो अबाउट इट्स ओरिजिन। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये काफ़ी मतलब हमारे विश्व में जितने कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश हैं वहाँ से बहुत सारे एलिमेंट इसको वहाँ से विथड्रॉ किया गया है। ठीक है, विथड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ओके, तो ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज
ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये अपने आप में 2 सवाल हैं, आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, अफ्रीका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से? तो आंसर विल बी ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन नहीं है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में के बाद मैंने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो वहाँ पे मैंने बताया था, तो आप ज़रूर देखें उसको भी। ओके, एंड इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ? इट मीन्स there should be no any special privileges in favor of any kind of person in our society or country. इस सोसाइटी इज यूनिट लेवल पे का स्तर पे कह सकते हैं, तो अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा, वो अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, ये बात है। जैसे कि एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि आप जैसे कहीं पे गए हैं और 10 लोगों का गैदरिंग है, और 10 लोगों की गैदरिंग है और 10 लोग अगर खाना खाने पहुँचे, सपोज मान लेते हैं इसी टर्म में, तो 10 को एक साथ बैठा के खिलाने का प्रोविज़न है कि 10 एक साथ बैठ के आएंगे। लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा इंसान है जो वीवीआईपी टाइप का है, तो ऐसा नहीं कि उससे पहले कर देंगे, वो सब साथ में करेंगे, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ओके, तो ये ऐसी चीज़ें ऐसे इसको समझें, मतलब ऑप्शन वहाँ पे कोई प्रिविलेजेस नहीं होने, आप समाज में यू आर कॉमन मैन। ओके, नो पर्सन इज अबव लॉ। तो ये मैंने खाने पीने के एग्जाम्पल्स लिए ताकि इजी से आप समझ जाएं, और काइंड ऑफ ये है कि नो पर्सन इज अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता है। इस बात को कैसे समझ सकते हैं आप? तो इस बात को ऐसे समझते हैं कि समाज में काफ़ी तरह के लोग होते हैं, तो इजीली हम ये समझते हैं कि एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है। अमीर आदमी अक्सर, मतलब ये किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, वो गरीबों का, जो कमज़ोर होते हैं उनका शोषण करता है, उनके ऊपर वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने कभी किसी गरीब के साथ या फिर जो वीकर सेक्शन हैं, वीक लोग हैं, उनके साथ उसने कुछ अत्याचार किया हो, किसी भी तरफ ऑफेंस हो, और वो कोर्ट जब जाते हैं तो कोर्ट जो होगा वो बायस नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट ये नहीं कहेगा कि यार ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी, हटाओ इसे, बाहर उठा के बाहर फेंक दो ले जाके, इसकी औकात नहीं है, इसके साथ लड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कानून दोनों के लिए समान है। अगर चोरी अगर एक अमीर आदमी ने किया है और अगर उसको जेल की सज़ा होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए, तो 5 साल का होगा। अगर एक कमज़ोर, भिखारी, गरीब, किसी भी तरह का लोग करता है तो उसे भी 5 साल का होगा। यानी कि चोरी किया और आप अमीर हैं तो आपको 2 साल में रिहाई मिलेगी नहीं। या फिर दूसरी चीज़ होती है पेनल्टी, तो पेनल्टी विल बी सेम, किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं होगा। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, लोग कंसेशन करवा लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली ये कहना ये चाहते हैं, नो पर्सन इज अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई कानून बनता है तो आप उसके अंडर है, उसके ऊपर नहीं जा सकते, तोड़ नहीं सकते कानून के। इसीलिए तो हमारे देश में इतने पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। तो मैं आगे बताता हूँ इसमें। ओके, एंड थर्ड वन इज द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। मतलब जो ये साधारण विधि वाले जो न्यायालय होते हैं, ओके, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स जो होते हैं, इनके विधि के तहत जो होते हैं सभी व्यक्ति के लिए समान व्यवहार होता है। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट का काम ही यही है कि जस्टिस, ठीक है, जस्टिस करना। तो उनके नज़र में सब समान है, ऑल आर इक्वल, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई भी किसी भी तरह का जो ये चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऑस्टेंटेशन वाली चीज़ें और ये आडम्बरपूर्ण चीज़ें ये नहीं होती। एंड नेक्स्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन मतलब विधि का समान संरक्षण। तो मैंने बताया था कि पुलिस, ओके, ये सब जो होते हैं
पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, ये सब हमारे लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई इंसान इसको रीच मतलब ओवरराइड ना करे, ओवर रीच ना करे कानून को ना तोड़े। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस होते हैं, हवलदार होते हैं, होमगार्ड्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे होते हैं। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, हालांकि उनके ऊपर जब चार्जेस लगते हैं तो उनको फिर समझ में आते हैं कि भाई आप हीरो नहीं हो। ओके, हीरो वो हैं जो उसके प्रोटेक्शन के लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं। ओके, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का था कि द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे आप ध्यान दें, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार में समानता होगी, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस मतलब समान परिस्थिति में, ठीक है, समान व्यवहार होंगे, बोथ इन प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज। ओके, दोनों कंडीशन में, ठीक है, इन दोनों के लिए समान ट्रीटमेंट होगा समान परिस्थिति में, चाहे वो प्रिविलेज कन्फर्ड हो यानी कि विशेषाधिकार उनको दिया गया हो, ओके, विधि द्वारा प्रदत्त, ओके, बाय द लॉज है ना, विधि के द्वारा दिया गया उनके पास, लॉज के द्वारा दिए गए विशेषाधिकार, या फिर इम्पोज्ड लाइबिलिटी यानी कि कोई उनके ऊपर लाइबिलिटी यानी कि उत्तरदायी इम्पोज किया गया, मतलब इसको बोलते हैं अध्यारोपित किया गया, शुद्ध हिंदी। हालांकि आपको बियर करना पड़ेगा, आप शुद्ध हिंदी भी नहीं समझ सकते पूरी तरीके से, अगर आपको पूरी हिंदी की ज्ञान नहीं है तो मिक्स करके चलते हैं हम लोग, है ना। तो ये है कि समान परिस्थिति में ये कहता है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित जो उनके लाइबिलिटीज़ हैं, उन दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत जो व्यवहार होगा उनमें समानता होगी। ओके, एंड द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। दूसरी बात ये कहता है कि समान विधि जो होंगे, जनरल लॉज, अंडर द जनरल लॉज देयर इज इक्वालिटी and these are equal for all, जितने पर्सन हैं सबके लिए समान विधि है, किसी के लिए कोई अलग से कोई कानून नहीं बनता। और ये बात हर बात जब मैं बोलूँ इस तरह का, तो आप हमेशा इसको इतने एंगल से समझ सकते हैं, जैसे कि गरीब अमीर, ओके, ऊंचा नीचा, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, ऐसा नहीं होगा। कानून सबके लिए अगर है तो सबके लिए समान है। ओके, वहाँ पे कोई डिस्काउंट और ये सब्सिडीज नहीं मिलती, सिंपल शब्दों में ही समझ जाएं आप। ओके, एलपीजी की सब्सिडी नहीं है वो, तो वहाँ पे ये है। और ये फिर कहता है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ध्यान दें इस पर, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट आ सकता है ऐसा, ये तो कई बार आ ही जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी जैसा भी हो, ओके, बिना भेदभाव के उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ओके, तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे जो भी है, जैसा है, गरीब है अमीर है, जैसा भी है, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए इसका मतलब ये सेंटेंस एक चीज़ और इंडिकेट करता है कि ये बातें संविधान में क्यों कही गई, क्योंकि इसके पहले इस तरह की का ट्रीटमेंट उन लोगों के साथ होता होगा जो निचले तबके के होंगे, ऊपर एलिट क्लास टाइप वाले उनके ऊपर डोमिनेट करते होंगे। जब तो ये बात आई सामने, कोई भी चीज़ सामने क्या बात है, जब किसी भी तरह का उनके साथ ज़्यादती होती है तो ऐसे कानून लाने होते हैं। और दूसरी बात ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनको मेन स्ट्रीम करना होता है कि भाई आप भी हमारे साथ चलो, ठीक है, सब साथ चलेंगे, इंक्लूजन होगा, सबका विकास होगा। ऐसा नहीं कि एक आदमी 100 सीढ़ी पे चढ़ गया, ठीक है, 10 को धक्के मार के, तो ये गलत है ना। यहाँ पे समानता की बात इसीलिए की गई क्योंकि हमारे समाज में असमानताएं बहुत ही व्यापक थी। देयर वाज कॉम्प्रिहेंसिव एंड ह्यूज and we can say the devastative kind of discrimination and dissimilarities in our society. They were very prevalent
एंड पास्ट 70 years बैक, इसलिए ये चीज़ें आई हैं। आगे चलते हैं। अब है एक टर्म आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से ही इक्वालिटी बिफोर लॉ आया है, जिसे कि एवी डाइसी ने, इसका सिद्धांत एवी डाइसी ने दिया था। ओके, द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी। ठीक है, एंड देयर आर सम सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ that we have already discussed, like absence of arbitrary power। absence of arbitrary power मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बिना अपराध किए, ओके, बिना किसी अपराध का मतलब ये होता है ना कि आप अपराध ये कहते हैं ना कि आपने कानून तोड़िए, उल्लंघन, ठीक है, एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन वायलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉज, ठीक है, तो दे शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। उनको पेनलाइज्ड या फिर क्या कह सकते हैं उसको, पनिश नहीं कर सकते। ओके, पनिशमेंट, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। एंड सेकेंड वन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल सिटीजन्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब विधि के समक्ष समानता, वही बात हो रही है बार बार। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, जो कि पहली बात कही गई, वही सारी बातें यहाँ पर रिपीट हो रही है। एंड थर्ड वन इज प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि जो व्यक्तिगत होते हैं उनकी अधिकारों की प्रमुखता की बात करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि नो वन इज एबव द लॉ, कोई कानून के ऊपर नहीं है, तो आप कैसे ऊपर सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं। प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, सबसे ऊपर हमारा राइट नहीं है, सबसे ऊपर है कानून, फिर हमारे अधिकार हैं, फिर कर्तव्य हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये दैट्स वाई इस हाइपोथेसिस पे ये कहा जा सकता है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स, फर्स्ट ए एंड बी एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिस्टम एंड नॉट द थर्ड वन। थर्ड वन नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टू इट इज गुड, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडियन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स राइट। इंडिविजुअल्स को राइट कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हालांकि यहाँ पे ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हमें पावर, ये अधिकार देता है, ये सोर्स है, हमारे अधिकारों का सोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और रूल ऑफ लॉ में एक और ये भी चीज़ें हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है, इट इज़ एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 एंड इट इज़ अ बेसिक फीचर। ओके, इट्स अ बेसिक फीचर मतलब मूलभूत तत्व बोलते हैं इसको, मूलभूत संरचना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट नहीं करके ख़त्म नहीं कर सकते। बेसिक फीचर का मतलब ये होता है कि संविधान में वैसी चीज़ें हैं जिन्हें कि अमेंडमेंट जिसमें नहीं करके ख़त्म नहीं कर सकते, आप ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी अमेंडमेंट के तहत, सीधा सीधा ये समझें। तो ये एक अलग से चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें बहुत सारे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। हालांकि ये क्लियरली कहीं भी नहीं है कि इतने हैं नंबर्स, लेकिन कुछ सर्टेन चीज़ें 19-20 चीज़ें हैं जिसको याद रखना होगा, तो वो अलग से देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर वाले अलग से वो पे वीडियो बनाएंगे, ओके। एंड फिर देयर आर सम सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ इक्वालिटी, एक्सेप्शंस ऑफ इक्वालिटी in our country, and the first citizen of our country is called as president is called as the first citizen of country। हमारे देश में प्रथम नागरिक होते हैं, हर एक देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प इज द फर्स्ट सिटीजन एंड हिज वाइफ इज फर्स्ट लेडी। हमारे देश के प्रेसिडेंट कोविंद इज द फर्स्ट सिटीजन एंड हिज वाइफ विल बी फर्स्ट लेडी, तो ये चीज़ें। अब प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, इनको अलग अलग इम्यूनिटी मिली है आर्टिकल 361 के अंडर। तो इनके पास 4 तरह की इम्यूनिटी हैं, ठीक है, 4। पहला है कि उनके कार्यकाल के दौरान, ड्यूरिंग हिज ऑफिस, ठीक है, तो उनके द्वारा कोई भी किसी भी तरह का उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, बोथ ऑफ देम विल नॉट बी, वो क्या होंगे कि किसी भी कोर्ट में वो उसके लिए लायबल नहीं होंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम विल नॉट बी लायबल टू द एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। हमारे देश में किसी भी न्यायालय के लिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लायबल नहीं होंगे।
दूसरा चीज़ ये है कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के उनके अगेंस्ट ये मतलब प्यूनिटिव काइंड ऑफ यानी कि दांडिक जिसको बोलते हैं दंडात्मक कार्यवाही नहीं स्टार्ट की जा सकती है। एंड थर्ड ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल उनकी पदावधि के दौरान उन्हें गिरफ्तारी या फिर उनको जेल्ड, ठीक है, प्रिजन में डालने का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड लास्ट जो चौथा उनके पास ये है कि उनके ड्यूरिंग हिज ऑफिस तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जाएगी। अगर इस प्रकार का उनके खिलाफ कोई मुकदमा किया भी जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 महीने के बाद ही हो सकता है। जैसे आज दिया तो 2 महीने के बाद यानी 60 डेज के बाद उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर एमपी जो होते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको आर्टिकल 105 के अंडर में उनको दे हैव सम सर्टेन इम्यूनिटीज़, जैसे कि वो उनके मतलब जब वो पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उनके किसी भी बात उनके द्वारा कही गई कि किसी भी प्रकार की बात के संबंध में उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब वो उस तरह के कुछ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हालांकि ऐसे देखते रहते होंगे आप, ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगड़म बगड़म कुछ भी जो मर्जी आए बोलते हैं, तो उसके खिलाफ कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है जब तक वो रहते हैं एमपी। उसके बाद उनके ऊपर होती कार्रवाई, मतलब काम बन गए तो 5 साल जो मर्जी करो, ठीक है, जो मर्जी नहीं कर सकते। हालांकि मेंबर और सेम काइंड ये जो है मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इनको आर्टिकल 194 के तहत जो एमपीज हैं उनके लिए जो है सेम उनके साथ भी है सेम इम्यूनिटी है, तो कॉपी दैट, ओके। एंड कुछ हैं और कोई पर्सन, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ in a newspaper or by radio or television of a substantially true report of any proceedings of either house of parliament or either house of the legislature of a state। मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, संसद या राज्य विधानसभा दोनों में या फिर दोनों में से किसी एक सदन की वहाँ पे जो हो रहा है उसकी कार्रवाई से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी चीज़ का टेलीकास्ट करता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है, पब्लिश करते हैं वो, तो उनमें उनके ऊपर मैंने यहाँ पे एक बात बोली है और यहाँ पे लिखा भी ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी ट्रू रिपोर्ट सच करता है तो उसके खिलाफ कोई भी तरह का क्रिमिनल एंड सिविल यानी कि दीवानी और क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिमिनल, दीवानी और ये फौजदारी, इसकी होते हैं दीवानी और फौजदारी, तो अब से ज़्यादा सिंपल ये है कि क्रिमिनल और सिविल याद रखें, ओके। तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। एंड द फॉरेन सॉवरेंस जो रूलर्स होते हैं, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, हालांकि ये अब रूलर कोई है नहीं, ठीक है, एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, मतलब जो दूसरे देश के हैं, राजदूत जो होते हैं, कूटनीतिक व्यक्ति जो होते हैं, दीवान, ये सब इनको इम्यूनिटीज मिली है criminal and civil proceedings, and the UNO and its agency enjoy the diplomatic immunity, okay। तो इन्हें भी मिलती है जो UNO, यूनाइटेड नेशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी जो एजेंसियां हैं जो इंडिया में होंगे उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं होंगे, ओके। सो ये था आर्टिकल 14। आई होप आपको ये सारे कंटेंट अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ में आया तो आपको वीडियो कैसा लगा, किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी ज्ञान चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच अगेन।